टॉपिक याद है किसी को? चलें, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली जितनी भी हमने इसके पीछे स्टडी करके आए हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी के हवाले से, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हवाले से, तो आज उसका थोड़ा सा एक मैथमेटिकल टच है। इसमें जो कैलकुलेशंस हैं ज़्यादा वो तो मैं आपको ऑफ कोर्स खुद करनी होंगी, मैं उनको यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा। वैसे बुक के अंदर सॉल्व किए हुए हैं, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करें तो आप इजीली जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मेरा मकसद ये होगा कि इसको हम डिस्कस करें कंसेप्चुअली। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम ये कहते आए हैं कि जो पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उनको हम वेव्स के तौर पे लेते हैं। हमें पता है कि वो वेव के तौर पे बिहेव करते हैं। लेकिन अब हम एक ऐसी मैथमेटिकल स्कीम बिल्ड अप करना चाहते हैं जिसमें कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को अकोमोडेट किया जा सके। हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट तैयार करना चाहते हैं कि जिसमें वेव नेचर भी मौजूद हो और जिसमें पार्टिकल नेचर भी मौजूद हो, और हम डिफरेंट मैथमेटिकल स्कीम्स को इस्तेमाल करके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वेव नेचर के या पार्टिकल नेचर के, उनको एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो उसके लिए हमने बात लास्ट टाइम भी की थी कि किसी भी मटेरियल पार्टिकल को क्वांटम मैकेनिक्स में हम वेव फंक्शन से डिनोट करते हैं, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में जो पार्टिकल होता है वो स्पेस में लोकल एक फिक्स पोजीशन होती है, फाइनाइट स्पेस के अंदर आपको वो पार्टिकल जो है वो मिल जाता है। लेकिन जब हम उसी पार्टिकल को एज अ वेव लेते हैं तो जाहिर बात है कि वो लोकलाइज नहीं रहता, वो वेव जो है वो स्प्रेड हो जाती है। तो फर्ज करें कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये करता है कि हम एक पार्टिकल को क्वांटम फिजिक्स में किस तरह से रिप्रेजेंट करें कि उसकी वेव नेचर भी रहे और उसकी पार्टिकल नेचर भी हमें समझ आ सके कि वो मतलब पार्टिकल किस तरह बिहेव करता है, तो उसके लिए हम जो है वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट जो है वो वेव फंक्शन की बजाय हम वेव पैकेट, क्योंकि वेव फंक्शन जो है वो तो पूरी स्पेस में फैला होता है ना, तो चूंकि वो पूरी स्पेस में फैला होता है लिहाजा वो लोकलाइज नहीं होता है, और चूंकि वो लोकलाइज नहीं होता लिहाजा क्लासिकल फिजिक्स में जो हमारी पार्टिकल की हमारी सेंस है वो डेवलप नहीं होती। तो इसके लिए जो है वो हम वेव पैकेट का जो कॉन्सेप्ट है इसको स्टडी करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हमारी जो सिचुएशन है इसके हवाले से पार्टिकल नेचर जो क्लासिकल में हम पढ़ते हैं वो काफ़ी हद तक वेव पैकेट के जरिए जो है वो एक्सप्लेन हो जाती है। तो इसमें हम ये करते हैं कि हम अपना जो वेव फंक्शन है जिसको हम पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते थे, वेव फंक्शन जो कि पूरी स्पेस में स्प्रेड था, हम उसको समझ लें कि उस वेव फंक्शन को कंप्रेस कर लेते हैं। और कंप्रेस करने का मतलब ये है कि उसको पूरी स्पेस की बजाय एक खास फाइनाइट स्पेस के अंदर हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो ये जो फाइनाइट स्पेस के अंदर हमने डिफाइन किया है वेव फंक्शन को, इसको कहते हैं वेव पैकेट। दूसरे लफ्जों में यहाँ आपको ये डेफिनेशन नजर आ रही होगी कि अ लोकलाइज्ड वेव फंक्शन इज कॉल्ड अ वेव पैकेट। तो ये वेव पैकेट की मुख्तसर सी तारीफ है। वेव पैकेट का मतलब होता है लोकलाइज्ड वेव फंक्शन। वेव फंक्शन नॉन लोकलाइज होता है, अगर आप उसको लोकलाइज करवा लें तो वो वेव पैकेट बन जाता है। लोकलाइज करवाने का मतलब ये होगा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब आप एक वेव को कंप्रेस करेंगे तो उसके अंदर जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो लार्ज हो जाएंगे, ऑसिलेशंस लार्ज हो जाएंगे। लेकिन इसको कंप्रेस करने से आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो कि लोकलाइज है। लोकलाइज होने का मतलब ये है कि उसको आपने फाइनाइट स्पेस के अंदर आपने उसको डिफाइन किया हुआ। अब होगा ये कि ऐसा जो वेव पैकेट होगा वो बेसिकली बहुत सी ग्रुप ऑफ वेव्स से मिलके बना होगा। यानी बहुत सी वेव्स लें आप,
ठीक है, मोमेंटम स्पेस के अंदर बहुत सी आप वेव्स ले लें और उन तमाम वेव्स को कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करवाते जाएं। तब आपने ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पढ़ा होगा ना कि अगर दो वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं तो जब आप उनको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाते हैं तो उनके एम्पलीट्यूड्स ऐड अप हो जाते हैं, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाते हैं तो वो डिस्ट्रॉय करते हैं एक दूसरे को और नेट एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। सो वेव पैकेट एक ऐसी चीज होगी कि जिस जगह पे आप पार्टिकल को डिफाइन करना चाह रहे थे उस जगह पे वेव पैकेट के अंदर जितनी भी वेव्स आपने शामिल की हुई है वो सारी की सारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, और साइडों के ऊपर जो बाकी स्पेस है वहां पे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। तो इस जुमले को अच्छी तरह से याद रखिएगा कि एक ऐसी वेव जिसका एम्पलीट्यूड एक गिवन रीजन के अंदर गिवन पॉइंट के करीब बहुत लार्ज होगा, लेकिन उस पॉइंट से जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो उस वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा। तो बेसिकली इस तरह की आपको एक चीज मिलेगी कि वो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा लेकिन साइडों पे जाएंगे तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होगा। तो दरमियान का मेरा मतलब ये है कि जिस जगह पे आप पार्टिकल को डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर इसकी तस्वीर जो है वो आपको दिखाई गई है, वहां से इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। मैं भी कोशिश करता हूँ इसकी वेव पैकेट की जो उसी पेज के ऊपर इसकी तस्वीर मौजूद है। किधर चले गई है? बहुत ज्यादा है। हाँ, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है फिगर 14 जो है ये बेसिकली वेव पैकेट है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि एक अंदर जो है बहुत सारी वेव्स हैं जो कि ऑसिलेट कर रही हैं। तो ये जो दरमियान वाला पॉइंट है यहाँ पर आपको उसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम दिखाई दे रही है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ दरमियान से बाहर की तरफ जाते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना शुरू होती है। हत्ता कि जब आप ये गोल वाला जो हिस्सा है इसको हम वेव पैकेट कह रहे हैं, जो ही आप इससे बाहर निकलते हैं पॉजिटिव एक्स की तरफ या नेगेटिव एक्स की तरफ, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा होती है कि आपका जो नेट इफेक्ट है, नेट एम्पलीट्यूड है, वो जीरो हो जाता है। सो उस जगह पे जहाँ पार्टिकल मौजूद था उस जगह पे वेव्स की इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है, और जहाँ पार्टिकल मौजूद नहीं था साइडों के ऊपर वहाँ पे उसकी जो डिफरेंट वेव्स हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ द वेव पैकेट, ये वेव पैकेट की एक शक्ल है। ठीक है जी, इसको आप अब ध्यान में रखिएगा। ओके, अब हम वापस चलते हैं। ठीक है, तो लोकलाइज्ड वेव पैकेट्स बनाने कैसे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है कि ऐसा वेव पैकेट मैथमेटिकली बनेगा कैसे। तो इसका एक तरीका जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। अगर आप लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं पढ़ा हुआ तो कभी हम इसके ऊपर डिस्कशन रख लेंगे। लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो बेसिकली जो इसकी जो लॉजिक है इसके पीछे वो ये होता है कि अगर आपके पास एक स्पेस दी हो और एक स्पेस के अंदर आपको कोई फंक्शन दिया हो तो आप उसकी एक रेसिप्रोकल स्पेस बना सकते हैं, उसकी एक ऐसी स्पेस बना सकते हैं जहाँ जिसमें आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो ये जो दूसरी स्पेस में ट्रांसफॉर्म करने का अमल है इसकी एक खास टेक्निक है जिसको फोरियर ट्रांसफॉर्म हम कहते हैं। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे वन डायमेंशनल वेव पैकेट जो है उसको यहाँ पे कंसिडर किया गया। ये वन डायमेंशनल वेव पैकेट का मतलब ये है कि हम एक ऐसा वेव पैकेट ले रहे हैं जो सिर्फ एक्स एक्सिस में जो है वो मौजूद है, और ये वेव पैकेट चूंकि क्लासिकल पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप यूं कह सकते हैं कि ये एक पार्टिकल है जो कि वन डायमेंशन में मूव कर रहा है। और हम इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं, तो ये जो इक्वेशन 94 आपको नजर आ रही है ये आपको वेव पैकेट की फॉर्म बता रही है। अब इसमें हो क्या रहा है, राइट हैंड साइड के ऊपर आप देखें तो वन डायमेंशन की वजह से हमने इसको सिर्फ के पर इंटीग्रेट किया, के पर इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी पूरी स्पेस में किस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, e टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये अब आपको याद होगा कि ये हमने प्लेन वेव इसको कहा था। अब वो क्या रहा है कि जब आप e टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी को
के पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जब आप के पर देखें, यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो के और एक्स हैं, स्पेस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, टी टाइम डिपेंडेंस है। तो जब आप तीन वेरिएबल्स यहाँ पर देख रहे हैं, के, एक्स और टी। ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी है, ये फिलहाल कांस्टेंट आप इसको ले लें, या फिर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ओमेगा के डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएं, तो फॉर वन वैल्यू ऑफ ओमेगा को हम यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल है, के, एक्स और टी। अब होगा ये कि जब आप के पर इंटीग्रेशन करेंगे, जब जिस चीज को सम किया जा रहा हो, इंटीग्रेट किया जा रहा हो, फाइनल रिजल्ट में वो अपीयर नहीं होता है इंडेक्स, ये आपको पता है इंटीग्रेशन में। सो के पे जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपके पास जो नेट रिजल्ट आएगा वो एक्स और टी वाले वेरिएबल्स में आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है कि साई जो है वो एक्स और टी पे डिपेंड कर रहा है, इसमें के की डिपेंडेंस नहीं आ रही। तो इस चीज को हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं कि एक्स में वेव फंक्शन निकालने के लिए, एक्स में वेव पैकेट बनाने के लिए हमने के में एक वेव ली, फिर एक दूसरी वेव ली, फिर एक तीसरी वेव ली। के जो है ये डिफरेंट केस, क्योंकि यहाँ पे डी के बता रहा है कि के की वैल्यू चेंज होती है, डी उसी के साथ लगाते हैं ना जो डिफरेंट वैल्यूज ले सकता हो, डिफरेंशियल होता है। सो डिफरेंट के आप लेते जा रहे हैं, हर के की एक प्लेन वेव लेते हैं और उन तमाम प्लेन वेव्स को आप सुपरपोजिशन के थ्रू ऐड अप कर देते हैं। ऐड अप करने का मतलब आप उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये जो फैक्टर है ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 देने के लिए। 5k जो है यहाँ पर वो एम्पलीट्यूड है, यानी हर प्लेन वेव जो आप लेंगे e टू द पावर योटा के एक्स वाली, उसके साथ उस वेव का एम्पलीट्यूड भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो फॉर एग्जांपल e टू द पावर योटा के 1x लेंगे तो यहाँ पे 5k1 आएगा, सिमिलरली k2 लेंगे तो यहाँ पे 5k2 आएगा। तो हर वेव का अपना एक एम्पलीट्यूड। तो इस तरह से आप बहुत सी प्लेन वेव्स ले रहे हैं के स्पेस के अंदर, और उनको के स्पेस के अंदर जब आप जमा करते हैं, ऐड करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सुपरपोजिशन लेते हैं, तो फाइनल रिजल्ट में आपको जो फंक्शन मिलता है वो एक्स और टी पर डिपेंड करने वाला एक फंक्शन है। और ये वो फंक्शन है जिसको हमने वेव पैकेट कहा है। बिकॉज बाय डेफिनेशन वेव पैकेट का मतलब क्या होता है? बाय डेफिनेशन वेव पैकेट का मतलब होता है कि आप डिफरेंट जो है प्लेन वेव्स उनकी सुपरपोजिशन ले रहे हैं, लेकिन वो सुपरपोजिशन इस तरह से ले रहे हैं कि फॉर अ फाइनाइट रीजन, यानी इस माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी में आप कुछ हिस्सा है जहां पे इसकी मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, बाकी हिस्सों में इसकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। दैट इज व्हाई आपको वेव पैकेट की वो खास किस्म की शक्ल जो है, वो फाइनाइट किस्म की जो शक्ल है वो मिल जाती है, और अब आप उसको एक पार्टिकल के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद पार्टिकल की फॉर्म किस तरह की हो सकती है एट अ गिवन टाइम। यहाँ पर तो हमने साई को एक्स और टी दोनों पे डिपेंड करवाया है ना। तो फर्ज करें आप कहते हैं कि नहीं जी, एक पार्टिकल चलता हुआ जा रहा था क्लासिकली, क्वांटम मैकेनिकली मैंने कहा कि एक वेव पैकेट चलता हुआ जा रहा है, तो मैं एक गिवन टाइम पे उसकी तस्वीर लेता हूँ। फर्ज करें एक पार्टिकल मूव करता हुआ जा रहा है और एट अ गिवन टाइम मैं उसकी एक तस्वीर लेता हूँ, तो उस टाइम के ऊपर मुझे वो वेव पैकेट किस तरह का नजर आएगा। तो लेफ्ट से सबसे आसान ही होता है कि आप t इक्वल टू 0 ले लें। तो t इक्वल टू 0 पे हम देखना चाहते हैं कि वेव फंक्शन या वेव पैकेट किस तरह का दिखाई देगा। उसके लिए हम t को 0 पुट करते हैं और साई x 0 को हम नए सिरे से डिफाइन करते हैं साई नॉट x। तो साई नॉट x जब हमने लिखा तो नजर आ रहा है आपको यहाँ पे टाइम डिपेंडेंस नहीं है क्योंकि t 0 कर दिया है। अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 5k और e टू द पावर योटा kx रह गया। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने लिखी हुई थी वेव पैकेट। सिमिलरली अगर आपसे कोई कहे कि आप फाई ऑफ के निकालें, वो एम्पलीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो वो कैसे निकाला जाए? तो उसका तरीका ये है कि आप अगेन इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म कर दें। तो के स्पेस से आप एक्स स्पेस में जा रहे थे, अब आप एक्स स्पेस से के में जा सकते हैं। मतलब आप ये तमाम फैक्टर जो आप इधर के में लिख रहे थे फाई के लिए, उन्हीं को आप साई में, क्योंकि साई एक्स पर डिपेंड करता है, तो साई के लिए आप उसको एक्स में लिख सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली क्वेश्चन 95 और 96 आपको बता रही है कि अगर 5k गिवन हो तो आप साई एक्स निकाल सकते हैं, साई एक्स गिवन हो तो आप 5k निकाल सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब इसको अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, लोकलाइजेशन आपको कैसे नजर आ रही है साई एक्स के अंदर। तो वो बहुत आसानी से आप उसको देख सकते हैं। अगर आप x इक्वल टू 0 पे देखें क्या हो रहा है, x इक्वल टू 0 के ऊपर
जो है आपका जो साइन नॉट एक्स है वो वैनिश हो जाता है। वो आपको सॉरी वैनिश होने का कह रहा हूँ, वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। एक्स इक्वल टू 0 पे आपका जो साई मॉड है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। लेकिन जैसे जैसे आप एक्स इक्वल टू 0 से दूर जा रहे हैं वो जो साई नॉट एक्स का मैग्नीट्यूड है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ये जो 95 है, हम कह रहे हैं एक्स इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है। एक्स इक्वल टू 0 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ई टू द पावर योटा के एक्स वाला फैक्टर जो है वो ई टू द पावर 0 बनेगा और वो 1 की तरफ जाएगा, 1 हो जाएगा। जब वो 1 हो जाएगा तो फाइनली आपके पास 5 के डी के रह जाएगा, और 5 के डी के में बेसिकली सारे एम्पलीट्यूड्स हैं जो कि एड अप हो रहे हैं। तो जब सारे एम्पलीट्यूड्स कंस्ट्रक्टिवली एड अप होंगे तो आपको साइन नॉट एक्स की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। सो एक्स इक्वल टू 0 पे आपको साई की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे आप एक्स को इंक्रीज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ई टू द पावर योटा वाले फंक्शन होते हैं, अगर इनका आर्गुमेंट यानी ई टू द पावर योटा के एक्स में जो एक्स है वेरिएबल है, अगर वो बहुत लार्ज हो जाए तो फिर ऑसिलेशन बहुत लार्ज हो जाती है। ई टू द पावर योटा के एक्स आपको अगर x लार्ज कर दें तो e टू दी पावर आयोटा लार्ज वैल्यू जो होती है वो तेजी से ऑसिलेशन करता है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू बहुत लार्ज होती जा रही है, cos x sin x बहुत तेजी के साथ अपनी वैल्यू चेंज करेगी और ऑसिलेशन बहुत तेजी के साथ होगी। इतनी तेज ऑसिलेशन में ये होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के चांसेस कम हो जाएंगे। यानी जिस वक्त एक वेव ऊपर की तरफ जा रही होगी उसी वक्त दूसरी वेव नीचे की तरफ जा रही होगी, तो दोनों की ऑसिलेशन एक दूसरे को कैंसल आउट करेगी। और जब आप x इक्वल टू 0 से दाएं तरफ या बाएं तरफ इसकी वैल्यू इंक्रीज करवाएंगे तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। ये वही चीज़ है जो कि हमने वेव पैकेट की प्रॉपर्टी में डिस्कस की थी। सो मैथमेटिकली आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म में इसको देख लिया कि ये चीज़ कैसे एक्सप्लेन होती है। सो इसको अगर प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन में डिस्कस करना हो, मैक्स बॉर्न ने जिस तरह से बात की थी, तो ये यहाँ पे बताया गया कि पार्टिकल हैज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड नियर x इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है ना, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। एंड अ स्कैंट चांस ऑफ बीइंग फाउंड फार अवे फ्रॉम x इक्वल टू 0, और क्योंकि x इक्वल टू 0 से दूर जाते वक्त वो एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, इसलिए आप कहेंगे कि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है पार्टिकल के पाए जाने की कम है। इसका मतलब है कि ज्यादातर प्रोबेबिलिटी जो है वो वेव पैकेट के अंदर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला हिस्सा है वहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो इस तरह से आप क्लासिकल पार्टिकल और क्वांटम वेव फंक्शन इन दोनों को वेव पैकेट के अंदर या इन फार्मूलाज के अंदर आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगर आप इस जगह पे पार्टिकल को देखना चाहते हैं तो बेसिकली आप उसको वेव पैकेट की फॉर्म में देखेंगे। वेव पैकेट में वो इस तरह से नजर आएगा कि जिस जगह पार्टिकल मौजूद होने के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे वेव पैकेट की चौड़ाई विड्थ बहुत ज़्यादा होगी, सॉरी उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा होगी, और जहाँ पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है वहाँ पे उसकी विड्थ जो है वो डिक्रीज करेगी। फिर आपको पता है कि साइन मॉड स्क्वायर अगर आप ले लें तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, और साइन मॉड स्क्वायर को अगर dx के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो dx रीजन में किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस की। यहाँ पे ये गॉसियन वेव पैकेट्स को दिखाया गया है, आगे एक एग्जांपल आती है उसको अब आप डिस्कस कीजिएगा। लास्ट टाइम भी जो हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ उसका जो रिलेशन देखा था उसके हवाले से ये बात। अच्छा, हमने साई को डिस्कस किया, हमने फाई को डिस्कस क्यों नहीं किया? उसकी रीज़न ये है कि जब साई मॉड स्क्वायर करते हैं, फाई मॉड स्क्वायर बेसिकली वो चीज़ है जो फिजिकली आप मेजर कर रहे होते हैं प्रोबेबिलिटी, तो फाई मॉड स्क्वायर और साई मॉड स्क्वायर जो है ये इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप तो अगर साई नॉर्मलाइज कर लें तो आप फाई ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाए, या आप फाई के को नॉर्मलाइज कर लें तो साई ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाता है। तो जिस तरह आपने साई एक्स को आपने कहा था कि ये आपको प्रोबेबिलिटी देगा स्पेस में, एक्स में प्रोबेबिलिटी देगा कि किस एक्स पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और कहाँ पे कम। सिमिलरली जो फाई के होगा ये भी आपको प्रोबेबिलिटी देगा, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी देगा वो स्पेस की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, वो मोमेंटम या वेव वेक्टर की प्रोबेबिलिटी होगी, के वेक्टर जिसको हम कहते हैं ना, फाई ऑफ के में जो के आ रहा है। सो ये फाई ऑफ के में वेव वेक्टर की प्रोबेबिलिटी आपको बताता है कि किसी पार्टिकल
कि अगर स्टेट फाई ऑफ के है तो के फाई मॉड स्क्वायर जो है इट विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ मेजरिंग द वेक्टर के, वेव वेक्टर के की प्रोबेबिलिटी ये देगा। ठीक है जी, तो ये हमने एक समझ लें स्टैटिक वेव फंक्शन, स्टैटिक वेव पैकेट को डिस्कस किया है, स्टैटिक पार्टिकल को डिस्कस किया है। तो अगर पार्टिकल स्टेशनरी है, आपने इसकी एक गिवन टाइम पे ऊपर तस्वीर देखी है, तो साई एक्स जो है वो आपको प्रोबेबिलिटी देता है, साई मॉड स्क्वायर करने से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है टू फाइंड दैट पार्टिकल एट दैट पोजीशन एक्स। फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू 0 पे हमने चेक किया। नेक्स्ट जो चीज होगी उसमें हम देखेंगे कि ये जो वेव पैकेट है ये मूव कैसे करता है। जब ये वेव पैकेट मूव करता है तो क्या होता है, उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। उससे पहले जैसे आपने एक्स और के का रिलेशन पढ़ा हुआ है, इसी तरह आपको याद होगा कि आपने एनर्जी और टाइम अनसर्टेनिटी का रिलेशन भी पढ़ा हुआ था। तो उसकी रीजन ये होती है कि जैसे आप के को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखते हैं, सिमिलरली आप ओमेगा को भी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिख सकते हैं। ई इज इक्वल टू एच कट ओमेगा, वेयर ओमेगा इज 2 पाई एफ। अगर आपको याद हो एच एफ होती है ना एनर्जी, अगर आपके पास कोई पार्टिकल फोटोन फॉर एग्जांपल हो तो ई इज इक्वल टू एच एफ होता है, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एच कट ओमेगा में। तो जहाँ पे आपकी एक पार्टिकल में ओमेगा आ रहा था, वहाँ पे आप ओमेगा की जगह पे आप एनर्जी पुट कर दें, जहाँ पे के आ रहा था वहाँ पे आप मोमेंटम पुट कर दें, तो आप इजीली ये क्वेश्चन 98 जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आप के पे इंटीग्रेट करने के बजाय पी पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, और आपका जो एक्सपोनेंशियल है ई टू द पावर एयोटा, उसमें के एक्स की बजाय पी एक्स आ रहा है और ओमेगा टी की बजाय ई टी आ रहा है। तो इस तरह से आप उस पार्टिकल की गिवन एनर्जी के ऊपर भी जो वेव पैकेट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी टोटल एनर्जी वगैरह मोमेंटम वगैरह जो है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, वेव पैकेट्स की बहुत सी फॉर्म्स हो सकती हैं, क्योंकि वेव पैकेट ऑफ कोर्स एक मैथमेटिकल फंक्शन है, तो ये मैथमेटिकल फंक्शन बहुत सी फॉर्म की हो सकती हैं। सबसे मशहूर जो या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो वेव पैकेट है वो गॉसियन वेव पैकेट है। इसके अलावा स्क्वायर वेव पैकेट भी होता है। तो ये जो नेक्स्ट एग्जांपल आपको नज़र आ रही है 1.8, इसमें गॉसियन और स्क्वायर वेव पैकेट्स दोनों को डिस्कस किया गया। ए पार्ट के अंदर उसने कहा है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपको एक वेव पैकेट दिया गया है 5k इज इक्वल टू, ये नजर आ रहा होगा आपको, तो के स्पेस में आपको दिया गया है। कहा ये जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालें ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस रीजन -a/2 टू a/2। इस रीजन में यानी जब x की ये वैल्यू हो तो वहां पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दिया क्या हुआ है आपको फाई ऑफ के। तो आप इजीली उन्हें क्वेश्चंस को इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने पहले इस्तेमाल की थी। पहले आप नॉर्मलाइजेशन निकालेंगे, यानी फाई के मॉड स्क्वायर की टोटल प्रोबेबिलिटी जो है 1 होती है, वहाँ से आपको ए मिल जाएगा। फाई के की वैल्यू निकालने के बाद आप उसको पुट कर दें साई ऑफ एक्स में, बिकॉज आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है कि फाई के पता हो तो साई एक्स निकाल सकते हैं। सो फाइनली आप साई एक्स निकाल लें। गॉसियन वेव फंक्शन जो है ना उसकी, या गॉसियन फंक्शन जो है उसकी एक निशानी होती है, और वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि वो जो e टू द पावर -a², ये जो k माइनस के नॉट का स्क्वायर आ रहा है ना, e पावर माइनस कोई भी कांस्टेंट आ जाए और वेरिएबल का स्क्वायर आ जाए, तो इसको हम कहते हैं गॉसियन। यानी इसका अगर आप एक ग्राफ बनाएं तो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन देता है आपको, यानी ये दरमियान वाले पॉइंट के साथ जो है ये बिल्कुल जो है वो सिमेट्रिक होता है। यानी अगर आप x इक्वल टू 0 पे गॉसियन देखें तो दाएं साइड और बाएं साइड के ऊपर ये इक्वल तरह का रिलेशन बनता है। ठीक है जी, x को माइनस एक्स करके इसकी फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होती। सो बेसिकली यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा वेव फंक्शन था वो गॉसियन है, फाई के जो था वो गॉसियन है, लेकिन जब साई एक्स आपने निकाला तो वो भी क्या है, वो भी गॉसियन है। ठीक है, वो भी एक गॉसियन वेव फंक्शन है। इक्वेशन 1.103 में आपको ये नजर आ रहा होगा। तो इस तरह से आप बहरहाल ये एक इम्पोर्टेंट बात है जिसको आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे जब आप मोशन ऑफ द पार्टिकल को देखें। तो इसी तरह से आप स्क्वायर वेल पोटेंशियल को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्क्वायर वेल पोटेंशियल को आप कैलकुलेट करें, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी उसमें निकाली हुई है जो क्वेश्चन था 2/3 निकलती है। सिमिलरली स्क्वायर वेल पोटेंशियल भी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये एक अच्छी एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको एक गिवन फाई के दिया हुआ है तो उससे साई एक्स कैसे निकालना है, या अगर साई एक्स दिया हुआ है तो उससे फाई के कैसे निकालना है, तो वो फार्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है उसके लिए ये एग्जांपल आप खुद जो है वो उसको सॉल्व करके लाजमी
देखिए ओके, उसके बाद है कि वेव पैकेट का अनसर्टेनिटी रिलेशन के साथ क्या ताल्लुक है। तो वो रिलेशन जो है वो ये है कि द विड्थ ऑफ अ वेव पैकेट psi x एंड द विड्थ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड phi k आर नॉट इंडिपेंडेंट। psi x आपको स्पेशल उसकी इंफॉर्मेशन देता है, स्पेस में क्या इंफॉर्मेशन है x में, और phi of k आपको जो एम्पलीट्यूड की जो है वो इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो जुमला लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि psi x को चेंज करने से, psi x की विड्थ को चेंज करने से phi k की जो विड्थ है उस पर फर्क पड़ता है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये समझा भी दिया था कि जब आप किसी पार्टिकल को लोकलाइज करना चाहेंगे तो उसका जो मोमेंटम है वो अनलोकलाइज हो जाएगा, और अगर आप उसके मोमेंटम को लोकलाइज कर लेंगे तो उसका जो स्पेशल पार्ट है वो अनलोकलाइज हो जाएगा। तो अनसर्टेनिटी रिलेशन और वेव पैकेट्स का ये रिलेशन मैथमेटिकली अब यहाँ पर दिखाया गया। तो जो एग्जांपल हमने गॉसियन वेव पैकेट की दी थी उसी को दोबारा यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन 110 अगर आप देखें तो साई ऑफ एक्स ये था, उससे फाई ऑफ के ये है, यानी फाई ऑफ के आपको गिवन था और साई ऑफ एक्स आपने निकाला था। आप दोनों का मॉड स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इनका मॉड स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो ये जो ई टू दी पावर योटा वाली टर्म है ये साई में खत्म हो जाती है। तो फाइनली आपको e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे मिलेगी, और e टू द पावर माइनस ए स्क्वायर जो के माइनस के नॉट स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे मिलेगी। ये अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने देखना ये है कि इनका सेंटर कहाँ पे है। तो इसका सेंटर ऑफ कोर्स x इक्वल टू 0 पे है। साई ऑफ x का जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वो x इक्वल टू 0 पे होगा, क्योंकि x को 0 पुट करते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाता है। यहाँ पर अगर आप फाई k का सेंटर देखना चाहते हैं तो वो k माइनस के नॉट इज इक्वल टू 0 पे होगा। इसका मतलब है वो k इज इक्वल टू के नॉट पे होगा। तो साई x जो है वो x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम दे रहा है, और फाई ऑफ k जो है वो k इज इक्वल टू के नॉट पे मैक्सिमम दे रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है विच इज हाफ विड्थ। ठीक है, हाफ विड्थ डेल्टा एक्स और डेल्टा के, ये वही है जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो करस्पॉन्ड किसको करते हैं, करस्पॉन्डिंग टू दी हाफ मैक्सिमम ऑफ साई मॉड स्क्वायर एंड फाई के मॉड स्क्वायर। मतलब ये कि अगर आपको साई एक्स और फाई के दिया हुआ है तो आप उनका मॉड स्क्वायर निकालें और उसका आप ग्राफ ले लें। फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह से दो ग्राफ ले लें। अब आप ये करेंगे कि उस ग्राफ का हाफ मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम पे जहाँ वो ग्राफ जा रहा था उसका हाफ लेंगे, और उस हाफ से आप उसकी जो विड्थ है उस हाफ के ऊपर उस फंक्शन की जो विड्थ है उसको आप कैलकुलेट करेंगे। दैट विल गिव यू अनसर्टेनिटी ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। तो ये आगे जो डायग्राम है यहाँ पे मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। डायग्राम इन्होंने बहुत आगे पीछे करके बनाई हुई है। ये ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है फिगर 13 को जो देखें आप। तो पहली चीज नोट करें, मैंने कहा था कि साई का जो सेंटर है वो x इक्वल टू 0 पे है। तो ये लेफ्ट वाला आपको नजर आ रहा होगा कि साई जो है वो 0 के ऊपर मैक्सिमम हो रहा है, जबकि फाई के वाला जो फंक्शन था वो k इक्वल टू के नॉट पे मैक्सिमम देता है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जब k इक्वल टू के नॉट होता है तो फाई मैक्सिमम होता है। तो ये होगी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब आप इसका हाफ कर लेते हैं। इस हाफ से उसकी जो विड्थ होगी बाहर तक, इसको आप बोलेंगे हाफ विड्थ हाफ मैक्सिमम। ठीक है, फुल विड्थ अगर आप ले लें तो आपको टोटल स्प्रेड मिल जाता है। अगर हाफ विड्थ ले लें, यहाँ पे आप हाफ विड्थ ले रहे हैं, ठीक है ना। फुल विड्थ जो है वो तो एक नुक्ते दाएं तरफ से लेके बाएं तरफ तक सारा आपको वो लाइन की लेंथ लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, सिर्फ हाफ विड्थ ले रहे हैं। और वो हाफ विड्थ कहाँ से ले रहे हैं, हाफ मैक्सिमम से। यानी आप पहले साई लें या फाई के लें। फॉर एग्जाम्पल फाई के की बात कर लें, फाई के का आपने मॉड स्क्वायर किया, उसका आपने ग्राफ बनाया, वो ग्राफ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ब्लैक कलर की जो मोटी लाइन है, दिस इज दी फाई मॉड स्क्वायर। देन इसकी मैक्सिमम हाइट से हाफ मैक्सिमम पे आ जाए। हाफ मैक्सिमम पे आने के बाद हाफ विड्थ आप ले लें, तो ये चीज आपको देगी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। सिमिलरली अगर आप साई ऑफ एक्स में देखेंगे तो ये चीज आपको देगी सेम प्रोसीजर से अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब हमने एक ऐसा रिलेशन निकालना है कि जिसमें ये दिखाना है कि जो डेल्टा एक्स है और डेल्टा के है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आप साई ऑफ एक्स की विड्थ को चेंज करेंगे तो फाई ऑफ के की विड्थ खुद ब खुद चेंज होगी। दे डिपेंड ऑन ईच अदर। यहीं से अनसर्टेनिटी रिलेशन जो है वो निकल के आता है।
सो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं अब इसको सॉल्व नहीं करूँगा, आप इजीली इसको देख सकते हैं। डिफरेंट टाइम्स के ऊपर और डिफरेंट स्पेस पॉइंट्स के ऊपर उसको उसने कंपेयर करके ये रिलेशन निकाला है, जिसको आपने पहले भी देखा हुआ है, दिस वन रिलेशन। और ये रिलेशन जो है, ये कौन सा रिलेशन है, ये अनसर्टेनिटी रिलेशन है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा के जो है वो 1/2 के बराबर है, 1/2 के इक्वल है। रिमेंबर ये इक्वल वाला साइन है, मिनिमम अनसर्टेनिटी है, मिनिमम अनसर्टेनिटी इक्वल टू 1/2 होती है, अदरवाइज इससे ग्रेटर होती है। फिर आपको पता है के को आप जो है वो पी बाई एच कट भी लिख सकते हैं, तो लिहाजा के को रिप्लेस किया पी से, तो यहाँ 1 की बजाय एच कट आ गया। तो ये वही रिलेशन है जो कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी रिलेशन है। यहाँ पे आपको उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो मैथमेटिकली वेव पैकेट की फॉर्म में इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो नजर ये आ रहा है कि डेल्टा एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी जो थी, जो कि विड्थ अब बन गई है, यानी वो जो अनसर्टेनिटी है वो मैथमेटिकली वेव पैकेट की विड्थ है। तो अगर वेव पैकेट की विड्थ डेल्टा एक्स में स्मॉल होगी तो डेल्टा पी में वो लार्ज हो जाएगी, राइट। और अगर वो डेल्टा एक्स में लार्ज होगी तो डेल्टा पी में स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और वो मिनिमम रिलेशन जिससे वो डिपेंड करते हैं वो है डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच कट बाई 2। तो ये नीचे रिजल्ट लिखा भी हुआ है कि इफ द पैकेट्स विड्थ इज नैरो इन एक्स स्पेस, इस विड्थ इन मोमेंटम स्पेस मस्ट बी वेरी ब्रॉड एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, तो एक्स में अगर अनसर्टेनिटी कम होगी तो मोमेंटम में ज्यादा होगी, और अगर एक्स में अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम में कम होगी, एंड सो ऑन। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर ये भी नजर आ गई कि वो जो अनसर्टेनिटी रिलेशन में डेल्टा एक्स डेल्टा पी को आप ग्रेटर और इक्वल लिखते हैं, तो उसमें वो जो इक्वल है जो कि मिनिमम अनसर्टेनिटी है वो किस वेव पैकेट के बारे में है, वो गॉसियन वेव पैकेट के बारे में है, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे थे। सो अनसर्टेनिटी रिलेशन से आपको ये पता चला कि गॉसियन वेव पैकेट, अगर आपका पार्टिकल एक गॉसियन वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो फिर उसके मोमेंटम और पोजीशन में अनसर्टेनिटी मिनिमम होगी, कम से कम होगी। गॉसियन वेव पैकेट के अलावा आप कोई भी दूसरा वेव पैकेट ले लेंगे, दूसरा मैथमेटिकल फंक्शन ले लेंगे, तो अनसर्टेनिटी एच कट बाई 2 से ज्यादा आएगी, क्योंकि कम से कम अनसर्टेनिटी गॉसियन वेव पैकेट में आती है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे रिजल्ट भी दिया हुआ है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। The Gaussian wave packet is called the minimum uncertainty wave packet. कम से कम अनसर्टेनिटी इसमें होती है। All other wave packets yield higher values for the product of x and p uncertainty. So delta x delta p greater होगा h cut by 2 से, अगर आपका wave packet Gaussian wave packet नहीं है, right? So in conclusion, नतीजा क्या है? The value of the uncertainties product varies with the choice of psi. कि psi की जो चॉइस है, वेव पैकेट की जो चॉइस है, उससे अनसर्टेनिटी रिलेशन आपका चेंज होता है। मिनिमम अनसर्टेनिटी गॉसियन पे आती है, बाकियों के लिए वो ग्रेटर देन आती है। ठीक है, सो बट द लोएस्ट बाउंड सॉरी h कट बाय 2 इज प्रोवाइडेड बाय अ गॉसियन वेव फंक्शन। ठीक है जी, तो यहाँ तक ही आज मेरा इरादा है। इससे आगे जो मोशन ऑफ वेव पैकेट्स है इसको फिर हम मजीद डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये मैथमेटिक्स जो आज हमने किया है वेव पैकेट के हवाले से, कि आपने वेव पैकेट को फोरियर ट्रांसफॉर्म करके कैसे मोमेंटम स्पेस से लेकर आना है लोकलाइज्ड वेव पैकेट्स को, डिफरेंट पॉइंट्स टाइम्स के ऊपर उनको किस तरह से कैलकुलेट करना है, गिवन वेव फंक्शन अगर आपको दिया हो तो उससे आप कैसे प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं, साई मॉड स्क्वायर और फाई के मॉड स्क्वायर, मोमेंटम या वेव वेक्टर की प्रोबेबिलिटी भी निकालते हैं और स्पेस में उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी भी निकालते हैं। फिर उन प्रोबेबिलिटीज से किस तरह से आप अनसर्टेनिटीज निकाल सकते हैं, और अनसर्टेनिटी रिलेशन जो है उससे फिर आप एक ऑब्जर्वेबल की अनसर्टेनिटी से दूसरे ऑब्जर्वेबल की अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस मेथड को, इस मैकेनिज्म को ध्यान में रखें। तो फिर हम आगे जो है वो मोशन ऑफ द वेव पैकेट्स इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें फिर दो पार्ट्स आते हैं, मोशन ऑफ द वेव पैकेट्स विद डिस्पर्शन एक, और दूसरा होगा नॉन डिस्पर्सिव वेव पैकेट। हम देखेंगे कि जब वेव पैकेट, अभी तक जो वेव पैकेट है उसको समझ लें, हम एक पिक्चर लेकर, एक तस्वीर साकन रख कर स्टेशनरी पिक्चर उसकी लेकर उसको डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जब उसको मूव करवाएंगे तो हम देखेंगे कि दो तरह की पॉसिबिलिटीज आएंगी। या तो वेव पैकेट जो है उसके अंदर जो डिफरेंट छोटी छोटी वेव्स जिनको आपने सुपर पोजिशन करवाया हुआ था, प्लेन वेव्स,
उनकी जो वेलोसिटी है वो या तो पूरे वेव पैकेट के बराबर हो जाएगी या फिर उससे कम या ज़्यादा हो सकती है, तो उसको डिस्पर्शन कहा जाता है। डिस्पर्शन रिलेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन चीज़ों को या ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी भी इसको कहा जाता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये फिर तब समझ में आएंगे अगर आपको ये फोरियर ट्रांसफॉर्म, वेव फंक्शन फाई के, फाई साई एक्स किस तरह निकालना है, प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालनी है, नॉर्मलाइजेशन कैसे करनी है, इसकी अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है उसको भी करें। फिर इसी बुक के इसी चैप्टर के एंड के ऊपर एक्सरसाइजेज भी दी हुई हैं, सॉल्व प्रॉब्लम्स भी दिए हुए हैं, डिफरेंट वेव पैकेट्स लिए हुए हैं और वो आपको कहता है कि जी गिवन रीजन के अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें या अनसर्टेनिटी निकालें। तो अगर आप उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। आपको ये मैथमेटिकल जो रिलेशन है विद द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये आपका क्लियर नहीं कभी भी होगा, आपको जस्ट रटा लगेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जब आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि कल हम जब मोशन विद ऑफ द वेव पैकेट्स को डिस्कस करेंगे तो आप बहुत इजी महसूस करेंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, अब आप में से किसी का कोई सवाल वगैरह हो तो आप कर सकते हैं। हमारा लेक्चर आज जो है वो इतना ही होगा। जी, किसी का कोई सवाल था? अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं कि वेव पैकेट में फिर पार्टिकल नेचर कैसे आ जाएगी। पार्टिकल नेचर इस तरह आ जाएगी कि वेव पैकेट जो होगा बेसिकली दैट इज अ फाइनाइट रीजन। बजाय इसके कि जो डिब्रॉय ने बात की थी ना वेव लेने की, मैटर वेव लेने की, जो डिब्रॉय ने कहा था मैटर वेव, उसमें तो वेव फंक्शन जो है ना वो मतलब स्प्रेड करता है आपको इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पर। तो आप फाइनाइट रीजन में उसको लोकलाइज नहीं कर रहे थे। वेव पैकेट जो है वो उस वेव को, जो डिब्रॉय जिसको वेव कह रहा था, वो उसको फाइनाइट रीजन के अंदर लोकलाइज कर देते हैं। किस तरह करता है? बहुत सी आप प्लेन वेव लेकर, वो 5k वाला अगर आपको याद हो एम्पलीट्यूड, तो ई टू द पावर एटा के एक्स माइनस ओमेगा टी के थ्रू आप बहुत सी प्लेन वेव्स जो है उनको इंटरफेयर करवाते हुए एक छोटे से रीजन में ले जाते हैं। एंड देन वहाँ पर जो मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो उस जगह पे हो रही होगी जहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और साइडों के ऊपर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। जैसा कि मैंने मैथमेटिकली आपको दिखाया था कि जब आप एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो जो वेव फंक्शन है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है। जब एक्स को लार्ज लेते हैं, ऑसिलेशन लार्ज होती हैं, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाती है। तो एक्स इक्वल टू 0 से जो ही आप दूर जाना शुरू करते हैं तो वेव पैकेट जो है वो डिक्रीज कर जाता है ताकि वो खत्म होना शुरू हो जाए। सो वो वेव जो कि स्प्रेड कर रही थी पूरी स्पेस में डिब्रॉय वाली, उसके बजाय अब हम वेव पैकेट लेते हैं जो कि लोकलाइज कर देता है। और हम कहते हैं कि जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा होगा, पॉइंट पार्टिकल क्लासिकल फिजिक्स का, तो आप कहेंगे कि वो एक वेव पैकेट है जो कि मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम वेव पैकेट को एज अ पार्टिकल ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि एक तो वो लोकलाइज हो गया, क्योंकि बेसिक फलसफे को समझने की कोशिश करें कि पार्टिकल का मतलब है लोकलाइज होना। तो पहले जिस चीज को आप लोकलाइज कर रहे थे वो पॉइंट पार्टिकल था, आप जिसको लोकलाइज कर रहे हैं वो एक वेव है, वेव को आपने लोकलाइज किया। तो इस तरह से आपने वेव नेचर को भी खत्म नहीं किया, क्योंकि वो वेव पैकेट है, बहुत सी वेव से मिलकर वो बना है, और आपने लोकलाइज भी कर लिया। तो लोकलाइज की कंडीशन भी आ गई और वेव की कंडीशन भी आ गई। जब दोनों कंडीशन आ जाएंगी तो आपने बेसिकली वेव पैकेट के अंदर वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को अंडरस्टैंड कर लिया। देन आप उसकी फॉर्म डिस्क्राइब करते हैं गॉसियन वेव पैकेट के थ्रू, स्केयर वेव, साइन वेव, कोई भी आप डिफरेंट वेव्स जो है वो ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम जिसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रीजन के दैट गॉसियन हैज मिनिमम अनसर्टेनिटी। गॉसियन की मिनिमम अनसर्टेनिटी की मैथमेटिकल रीजन तो आपने देख ली कि उसके अंदर जो आपका जो
फंक्शन होता है e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर या e टू द पावर माइनस के स्क्वायर की फॉर्म के अंदर, उसमें आप x को या k को प्लस में लें या माइनस में लें, उसकी वैल्यू सेम रहती है। मतलब ये है कि वो ओरिजिन के या अपने सेंट्रल पॉइंट के दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है। गॉसियन के अलावा कोई ऐसा वेव फंक्शन नहीं है कि जो दोनों तरफ सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से उसकी जो उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो मिनिमम हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ उसके फायदा देने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिवाइड हो जाती है और वो सिमेट्रिक होता है दोनों तरफ। बाकी इसकी मैथमेटिकल रीजन आपने देख ली है। हमने जस्ट ये डिस्कवर किया है कि गॉसियन वेव पैकेट में अनसर्टेनिटी मिनिमम होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि Fourier transformation mean a transformation from vector space to another space x. Yes, k स्पेस से x स्पेस में जाना या एनर्जी स्पेस से मोमेंटम स्पेस में जाना, इसको कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। लेकिन ये फिजिक्स में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन बेसिक इसका फंक्शन ये होता है कि आप एक स्पेस के अंदर बहुत से एलिमेंट्स लेते हैं फंक्शंस और उनके ऊपर इंटीग्रेट करके उसको किसी दूसरी स्पेस के अंदर ले जाते हैं। तो एक स्पेस से दूसरी स्पेस में जाने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल होता है। तो इसके ऊपर पूरा एक कोर्सेज होते हैं मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स के अंदर फोरियर ट्रांसफॉर्म ये पढ़ाई जाती है। तो आप इसके ऊपर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना इसको समझें कि के स्पेस से एक्स स्पेस में जा रहे हैं या एक्स स्पेस से के स्पेस, मतलब अगर के स्पेस से एक्स में जा रहे हैं तो इसको कहेंगे फोरियर, और अगर एक्स स्पेस से के में जा रहे हैं तो फिर इसको कहेंगे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया है कि कैन टू वेव पैकेट्स कैन बी इन वन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की तो हमने बात ही नहीं की, हम तो सिर्फ एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो एक पार्टिकल होगा तो उसका एक वेव पैकेट, दो पार्टिकल होंगे तो उसके दो वेव पैकेट होंगे। तो ऑर्बिटल को तो हमने कोई कहीं भी इसका नाम ही नहीं दिया। हाउ पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद वेव फंक्शन, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि पार्टिकल को वेव फंक्शन डी ब्रॉय वेवलेंथ के थ्रू कहते हैं, और अगर एक फ्री पार्टिकल हो तो उसको प्लेन वेव के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन वेव पैकेट में जाके आप डी ब्रॉय वेवलेंथ वेव की बजाय आप बहुत सी प्लेन वेव्स की सुपरपोजिशन ले लेते हैं। जैसे कि आप एक प्लेन वेव लें जो कि स्पेस में स्प्रेड हुई हुई है, आप बहुत सी प्लेन वेव्स की सुपरपोजिशन लेते हैं, इसलिए हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था। तो बहुत सी प्लेन वेव्स की सुपरपोजिशन इस तरह से करवाते हैं कि वो एक खास जगह पे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे और बाकी जगहों के ऊपर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे। तो इस तरह से हम उस वेव फंक्शन को लोकलाइज कर लेते हैं। तो पहली दफ़ा पार्टिकल वेव फंक्शन कैसे बनता है वो डिब्रॉय ने जो बात की थी मैटर वेव्स की, और उसकी फिर कंफर्मेशन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से भी हमने की थी। तो वहां से हमें पता चलता है कि ये वेव है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कल मैंने बहुत तफसील से इसके ऊपर बात की थी। इसकी इसकी बहुत ज़्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस है। आप फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम लार्ज एनर्जी क्रिएट कर सकते हो। तो क्वांटम फ्लक्चुएशन जो होती है वैक्यूम के अंदर, वो इसका रिजल्ट है। हॉकिंग रेडिएशन ब्लैक होल की इसका रिजल्ट है। इसी तरह से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप स्मॉल अनसर्टेनिटी एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो डिके रेट्स होते हैं, ट्रांजिशंस होती हैं, न्यूक्लियर डिकेज वगैरह, वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो और भी बहुत सी जगहों पे आप इसको देख सकते हैं। कल मैंने इस पर डिटेल से बात की, तो आप पिछला लेक्चर जो है उसको दोबारा सुन ले जाओ। जो डिपेंड कर रहे हो स्पेसिस उधर से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप। यस, मतलब एक्स और के की डिपेंडेंस होती है, तो इस वजह से ये आप करते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि वो जो प्लेन वेव थी उसमें आप उसको लिखते हैं ई टू द पावर योटा के एक्स। तो के और एक्स जो एक्सपोनेंशियल में आ रहे हैं, वहां से हमें पता चला कि आप एक्स को के से में फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं और के से एक्स में जा सकते हैं। सिमिलरली आप वहां पर अगर ई और ई को इंक्लूड करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि एनर्जी और मोमेंटम में भी आप ये करवा सकते हैं। ओके, हम के से एक्स स्पेस में गए क्यों हैं? फोरियर ट्रांसफॉर्म जस्ट एक
तरीका होता है जब भी आपने कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट फंक्शंस को ऐड अप करना हो तो फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि हम एक्स में एक वेव फंक्शन चाहते थे, तो के अंदर हमने प्लेन वेव्स ले लिए हैं और उनको इंटीग्रेट करवाया है। तो के से एक्स स्पेस में हम इसलिए गए हैं क्योंकि के स्पेस वो नहीं है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, हम एक्स स्पेस को मेजर कर रहे थे। एक्स स्पेस के अंदर हम वेव फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे, वेव पैकेट को डिफाइन कर रहे थे, लेकिन वेव पैकेट, चूंकि वेव पैकेट के अंदर बहुत सी ग्रुप ऑफ वेव्स होती हैं, तो वो जो ग्रुप ऑफ वेव्स हैं वो मिलकर आपके वेव पैकेट को बना रही थी एक्स स्पेस के अंदर। तो वो जो अंदर वाली वेव्स हैं, ग्रुप ऑफ वेव्स जो हैं, उनको हमने जो है वो के स्पेस लिया एंड देन उनको इंटीग्रेट करने के लिए हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज किया। यानी डेफिनेशन ऑफ वेव पैकेट से हम मजबूर हो गए हैं कि हम के स्पेस से एक्स स्पेस में जाएं। के स्पेस में हम प्लेन वेव्स ले रहे थे, उनको एडप्ट कर रहे थे और उनसे हम एक्स स्पेस में अपना वेव पैकेट, जो मतलूबा वेव पैकेट है जो हमें चाहिए था, वो हम फाइंड आउट कर रहे थे। सर इसको इस तरह कह सकते हैं कि बहुत सारे वेव पैकेट्स को एक बनाने के लिए हमने फोरियर एक्स ट्रांसफॉर्म ये स्पेस का मतलब क्या है? एज के मीन अ वेक्टर स्पेस। मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया, काइंडली आप क्वेश्चन रिपीट करें। सर इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हमने जो है ना, जब के से एक्स में आए हैं तो हमने एक्स बहुत स्पेस से सारे। मुराद बेसिकली पोजीशन स्पेस है, के स्पेस से मुराद मोमेंटम स्पेस है। तो आप मोमेंटम स्पेस से पोजीशन स्पेस में गए। अगर आपने पोजीशन स्पेस में कोई चीज़ निकालनी है, अगर आपने मोमेंटम स्पेस में कोई चीज़ निकालनी है तो फिर आप पोजीशन स्पेस का फोरियर ट्रांसफॉर्म करवाएंगे मोमेंटम स्पेस के अंदर। जैसे कि हमने फाई के को फाई एक्स की फॉर्म में लिखा और साई एक्स को फाई के की फॉर्म में लिखा। जी बाकी किसी का कोई सवाल नहीं है, ये एक दो लोग ही बस क्वेश्चन करते जा रहे हैं और सुनने वालों की तादाद भी काफ़ी कम होती जा रही है। चले, मेरा ख्याल अभी और कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसको एंड करते हैं। मेरा मशवरा यही है कि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं उनको आप घर बैठ कर सॉल्व करें। कोई मसला नहीं है, 15-20 मिनट लगाकर आप अगर उनको सॉल्व कर लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से काफ़ी बेहतर होगी और अगले लेक्चर्स को समझने में काफ़ी आसानी होगी। अच्छा, ये फिर एक और सवाल है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम हमेशा के से एक्स में जाते हैं। नहीं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि के से एक्स में नहीं जाना। आपने आपका प्रॉब्लम बताएगा कि आपने किसको किस में लेके जाना। तो के से एक्स में भी जा सकते हैं, एक्स से के में भी जा सकते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म का पूरा चैप्टर एमएमपी की बुक्स के अंदर है। आप अगर थोड़ी सी सहमत करें तो वहाँ से जस्ट पहले 1-2 पेजेस को आप अंडरस्टैंड कर लें तो आपको ये समझ आ जाएगी। ओके जी, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका ये है कि एक तो एग्जांपल जो सॉल्व की हुई है, एग्जांपल 1.8 आई थिंक, उसको आप रिप्रोड्यूस करें, खुद सॉल्व करें उसको। देन आप सॉल्व प्रॉब्लम्स पे चले जाएं। सॉल्व प्रॉब्लम्स में वो प्रॉब्लम्स देखें जहाँ पे आपको वेव फंक्शन, फोरियर ट्रांसफॉर्म और प्रोबेबिलिटी या अनसर्टेनिटी निकालने का कहा गया। तो उन सॉल्व प्रॉब्लम्स को करें, देन आप इस काबिल हो जाएंगे आप एक्सरसाइज को कर सकें। तो अगर आप एक्सरसाइज के 1-2 सवाल भी खुद कर लें बगैर कहीं से देखें तो मेरा ख्याल है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होगी। ठीक है जी, बाकी जो इसमें डिटेल है फिर हम उसको डिस्कस करेंगे ग्रुप के अंदर। तो अभी यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।